जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है उसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग मेनली एसिड बेस और इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग हम लोग इंट्रोडक्शन से ही करेंगे क्योंकि इस चैप्टर्स में मेनली जो हमें जानना है तो हमें एसिड्स के बेस के बारे में पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, इंडिकेटर्स और देन आफ्टर एक एक करके एसिड और बेस का ब्रीफ भी शुरू करना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर बेटा। ये जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एसिड्स के बारे में। तो ये जो एसिड्स है इन स्टार्टअप में अगर हम बात करें एसिड्स बेस को खास करके, तो इसको जब ये नोन हुए, जब इनको पहचाना गया तो इसको पहचानने का तरीका था सिंपल कि इनको टेस्ट के आधार पर पहचाना गया। टेस्ट के आधार पर इनसेंस ऑब्वियसली टेस्ट करके जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो जिसका टेस्ट खट्टा होता था यानी कि सोर होता था तो उसको हम बोलते थे बेटा कि वो कैसा होगा, एसिड्स होगा। ऑब्वियसली हम लोग टेस्ट उसी को कर सकते हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जैसे जैसे आगे चल के ये पता चला कि एसिड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं, तो एक्चुअली हमें तो नहीं पता होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट करने का क्राइटेरिया बाद में बदला गया और उसके यूज पे फिर इंडिकेटर्स आए, जिसके हम लोग बारे में इस चैप्टर में जानेंगे भी। तो एसिड्स बेटा मेनली क्या होता है कि द सब्सटेंसेज विच आर सो टू टेस्ट have acidic ingredients and their solution are acidic। वैसे सब्सटेंस बेटा जिनका टेस्ट कैसा हो, सावर हो, सोर हो एंड उनके जो इंग्रेडिएंट्स हो बेटा एसिडिक हो या उनके सॉल्यूशंस, तो उसको बोलते हैं एसिड्स। मेनली हम यहाँ पे बात करें सावर टेस्ट की। लाइक अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा जैसे देखिए ये हमारा लेमन होता है, विनेगर्स है, लेमन है, जितने भी आपके साइट्रिक फ्रूट्स हैं जैसे टैमरिंड है, आपका टोमेटोज है, तो ये बेटा जितने भी होते हैं ना सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। क्योंकि सबका टेस्ट करता होता है खट्टापन ना। ऑब्वियसली खट्टापन में अलग अलग टाइप के खट्टे होते हैं लेकिन होते सब खट्टे ही हैं। तो ये आपका लेमन जिसके अंदर क्या पाया था बेटा, साइट्रिक एसिड्स। हम लोग इन सारे चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। दूसरा बेटा आपको इसके बाद क्या है, विनेगर। ओके, विनेगर इसका अगर आप फॉर्मूला की बात करें साइट्रिक एसिड्स की तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H8O7। हम लोग आगे चल के चूँकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 7th में, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है बेटा कि स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, विनेगर का केमिकल, विनेगर में बेटा क्या होता है बेटा, एसिडिक एसिड। ओके, एंड दे हैव अ केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COOH। टैमरिंड की बात करें तो टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, टोमेटो की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड, सेम। तो ये अलग अलग टाइप्स के एसिड्स हैं। हम लोग फिर से इसको ब्रीफली आगे बढ़ने वाले हैं। बस मेनली तो हमने क्या जाना बेटा एसिड्स के बारे में, जिसका टेस्ट कैसा होता हो, सोर टेस्ट होता हो। सेम है अगर आप बेस की बात करेंगे तो देखिए ये बेस का जो टेस्ट होता है बेटा होता है बीटर, थोड़ा सा करवा टाइप का। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, टैमरिंड है, करेला है, नीम के पत्ते होते हैं जो हमको अजीब सा तीखा लगता है ना, तीखा एक मिर्ची वाला तीखा नहीं, यहाँ पे तीखापन, तो उसको बोलते हैं बीटर टेस्ट। तो बेटा जो सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या हो, बीटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस। ओके, तो यहाँ भी हम लोग एक टेस्ट के आधार पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या, जिसका टेस्ट एसिडिक कौन था, जिसका सावर टेस्ट होता था। बेस कौन है, जिसका बीटर टेस्ट होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका बेटा गैकिन है ना, आपका बीटर गार्ड, ये सब का टेस्ट क्या होता है बेटा, करवा। करेला आपका है या फेंग्रिक है, नीम के पत्ते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेटा बीटर टेस्ट को होते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, चाहे एसिड्स हो या बेस हो, तो एसिड्स और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे एलिमेंट्स नोन होते गए, जैसे जैसे हमको इनके बारे में पता चलता गया, तो ऐसे कई सारे नेचर्स में आपको एसिड्स या बेस मिले जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचा सकता था। अगर हम इसको टेस्ट करते हमारे मुँह को या माउथ को नुकसान पहुँचाता, तो हमें एक ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत थी जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो एसिडिक है या बेसिक्स है। और उसके लिए हमने क्या किया, एक इंडिकेटर्स को यूज किया। एक्चुअली इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, जैसे एक सिम्बल्स देखिए यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं बेटा आपको, रेड, येलो, ग्रीन। ऑब्वियसली आप सब लोगों ने ये देखा होगा, ये क्या आता है, ट्रैफिक सिग्नल्स है। और ये ट्रैफिक सिग्नल्स के तीनों साइंस के अपना अपना, रेड क्या बोलता है, स्टॉप होने के लिए। येलो क्या होता है बेटा कि अबाउट टू वॉक, हम लोग स्टार्ट करने वाले। और ग्रीन सिग्नल्स होता है चलने के लिए। तो ऑब्वियसली ये तीनों सिग्नल्स आपको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। जैसे ये तीनों कलर्स क्या बताया, एक एक्टिविटी है जो आपको बताता है कि हमें रुकना कब है, तैयार कब होना है और चलना कब है। सेम एज इसी के लिए हमने क्या बनाया बेटा, इंडिकेटर्स।
जो हमें ये बताएगा, क्या बताएगा कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे बेटा आपका कुछ कॉमन एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहला बेटा लिटमस पेपर यानी कि लिटमस है, ठीक है। लिटमस पेपर इसलिए कि चूँकि पेपर के फॉर्म में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजेबल है। देखिए इस टाइप के होते हैं, ये आसानी से आपके स्कूल्स में लैब्स में मिलते हैं। ये आपके ब्लू में अवेलेबल होते हैं, येलो में अवेलेबल होते हैं, रेड में अवेलेबल होते हैं, जिनका हम लोग यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर्स। कैसे बेटा? तो ये क्या करता है, द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स कैन आल्सो बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेज नोन एज इंडिकेटर। तो अगर हम लोग एक्चुअली इंडिकेटर्स बता दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स और एक आर्टिफिशियल या केमिकल सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह सकते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलता है, अब इसलिए वो नेचुरल होंगे, या तो प्लांट से मिलेंगे मेनली, या एनिमल्स के थ्रू, तो मेनली प्लांट से फाइंड आउट होते हैं। और जो सिंथेटिकली कुछ हम लोगों ने बनाया है अपने यूज के हिसाब से बेटा सिंथेटिक, तो हम लोग पहले बात करने वाले लिटमस, जो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये बेटा जो लिटमस होता है ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है दैट यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिडिक एंड बेसिक्स। ये लिटमस क्या करता है बेटा, ये एक इंडिकेटर का काम करता है जो हमें ये बताता है कि सब्सटेंस आपका एसिडिक हो गया, ये बेसिक होगा। तो बताएगा कैसे, ये किस प्लांट से ऑब्टेन होता है बेटा, लाइकेंस। ये जो लाइकेंस है दैट्स अ नेम ऑफ ट्री दैट फ्रॉम हिच ऑब्टेन्ड, यानी कि जिस ट्री से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो जिस ट्री से ये फाइंड आउट होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, लाइकेंस ट्री। ओके, लाइकेंस क्या है, दैट्स अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। अभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बेटा ग्रुप का नाम क्या है, थैलोफाइटा ग्रुप। ये जो थैलोफाइटा है ये लाइकेंस का प्लांट ग्रुप है जिस ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली इस ट्री का नाम क्या है बेटा, लाइकेंस, ठीक है, जिससे क्या निकलता है, लिटमस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ट्री, दैट द आंसर इज व्हाट, litmus is obtained from which tree, answer is lichens, and lichens belongs to which group, the group name is thallophyta। thallophyta ग्रुप से ये बिलोंग करता है। चलिए एक हमने यहाँ पे देखिए एक एक्चुअली ये वर्क कैसे किया जाता है बेटा। तो जब बेटा एसिड होता है, याद रखने की जरूरत है कि जो एसिड होता है बेटा दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि अगर मान लो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, हमें पहले तो नहीं पता, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, दोनों लिटमस पेपर का यूज करेंगे। अगर हमने सपोज रेड लिटमस पेपर डाला और उसका कलर नहीं बदला, तो इसका मतलब है कि वो ये तो कंफर्म है कि वो बेस नहीं होगा, लेकिन वो एसिडिक है कि नहीं, हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लू भी यूज करेंगे। और ब्लू यूज करेंगे तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, बिल्कुल रेड हो गया, यानी कि जैसे ही ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो लिटमस की प्रॉपर्टी है कि वो एसिडिक सॉल्यूशंस में ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, और ठीक इसका उल्टा जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशंस में, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ब्लू सेम रहा लेकिन रेड आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, एसिडिक, और ये कैसा होगा, बेसिक, ठीक। तो अगर आपका सॉल्यूशन एसिड्स का कलर आपका ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा होगा, एसिडिक, और रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक। तो इसको याद करिएगा। और इस तरीके से लिटमस पेपर के हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक्स है। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेटर था जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा ये एसिड होगा, और सेम एज बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक्स। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है कि एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करिए कि सॉल्यूशंस आपका एसिडिक होगा या बेसिक्स होगा, तो अब इसलिए यहाँ पे आप इस एक्टिविटी को शो करके दे सकते हो, इस एक्टिविटी से इस टाइप से बता सकते हो, ठीक है, कि कौन एसिडिक होगा और कौन ब्लू होगा। अब देखिए एल्कली का मतलब आप लोग जानते हो जो बेसिक सॉल्यूशंस होता है लिक्विड फॉर्म में, इसको हम बात करें। और ये कैसा इंडिकेटर बेटा, नेचुरल इंडिकेटर। तो हम लोग नेचुरल सब्सटेंसेस क्या बता, तो जो आपका नेचुरल इंडिकेटर बेटा वो कहाँ से बनता है, ऑब्वियसली दैट ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। और नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लाइक जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे पिटूनिया का एग्जांपल है, ठीक है, ये आपने देखा होगा आप आसपास में फ्लावर्स को, ठीक है, जिसको अड़हुल का फूल बोलते हैं एक्चुअली, टर्मरिक, हल्दी, ग्रेनियम्स, ये वाले प्लांट्स, जेरेनियम, बीट रूट, चुकंदर, है ना, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, तो ये सारे आपके नेचुरल सब्सटेंस है जिससे कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो
लाइक रेड कैबेज का एग्जांपल दिया है कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस। अब यही एक्चुअली क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा डीप में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपका रेड कैबेज के पूछे तो रेड कैबेज का जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उसको यूज करोगे तो क्या होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन में बेटा क्या होगा, रेड चेंज नहीं करता। एसिडिक सॉल्यूशंस में वो रेड ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस, यानी कि रेड कैबेज बेटा जो होता है रेड एसिडिक सॉल्यूशन में रहेगा, लेकिन क्या होगा, ब्लू टू ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेसिक सॉल्यूशंस में। तो इस तरीके से कैबेज को यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे देखिए द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड विच टर्न पिंक टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। फिर से इसको भी याद रखने की जरूरत है। जो हाइड्रोजनिया प्लांट होता है बेटा वो क्या करता है, एसिड्स के अंदर ब्लू होता है जबकि बेस के अंदर टर्न पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कलर एक्चुअली रेडिश टाइप का होता है, रेड और ब्लू में आता है। जो क्या होता है बेटा, एसिड्स के अंदर आपका ब्लू होगा लेकिन बेस के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने की जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर्स है, जैसे ये डीप ब्लू है, पर्पल इंक है, डीप पिंक है, ये आपके इंडिकेटर वैल्यू होती है पीच स्केलिंग, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। सेम एज यहाँ पे देखिए टर्मरिक प्लस वाटर, लेमन प्लस जूस, एसिडिक, ब्लीच प्लस वाटर, बेसिक्स, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जैसे टर्मरिक है, अगर टर्मरिक की बात करें तो आपके कपड़े पे जब लगता है बेटा तो जब आप उस कपड़ा धोते हो तो देखते हो उसका कलर रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोप होता है वो होता है बेसिक्स। इसका मतलब है कि वो टर्मरिक का कलर एसिड में नहीं बदलता, सेम रहता है, और बेस करने पे वो रेड हो जाता है। तो वो भी एज ए इंडिकेटर यूज होता है। जैसे सेम थिंग लिखा है कि मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ कलर इन व्हाइट क्लॉट विच इज ड्यू टू द सेंटेंस ऑफ टर्मरिक। ये टर्मरिक का होता है बेटा ना, दैट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज कवर्ड इन इट। जब सोप के अंदर जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, यानी कि टर्मरिक बेसिक से रिएक्ट करके क्या होता है, अपना कलर रेडिश ब्राउन बना लेता है। तो ये याद रखिएगा ये टर्मरिक के केस में कि एसिड्स में चेंज नहीं होता, बेस का यूज होने पर उसका कलर क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन है। तो इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे। इसकी अगर हम बात करें बेटा सिंथेटिक और अल्फैक्टरी और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, तो उसको हम कवर करते हैं अगले। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैंने आपको जैसा बताया था कि बेटा ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, जिसको हम लोग बनाते हैं खुद से, मैनमेड है, जिसको हमने कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज करके या सिंथेटिक केमिकली सब्सटेंसेस से बनाया होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे हम एक एक्टिविटी समझते हैं, टेक 2 अननोन सॉल्यूशंस इन 2 डिफरेंट बिगर्स। हमने 2 बिगर्स है जिसमें 2 अननोन सॉल्यूशंस लिया, हमें नहीं पता कि वो क्या है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर है बेटा फिनोल्फथैलीन, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, उसका 2-3 ड्रॉप यहाँ पे पुट करना है इस सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, यहाँ पे ये फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर इसके अंदर मिक्स करने जा रहे हैं। अब क्या होगा, एंड ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंज। अब देखिए क्या कोई कलर में चेंज आएगा बेटा, तो जब इसको डाला जाएगा कोई कलर चेंज नहीं हुआ, सेम थिंग्स यहाँ पे डाला, इसको स्टीर किया, कलरलेस टू पिंक, यानी कि देखिए ये सब्सटेंस कलरलेस था, ये हो गया कन्वर्ट पिंक में। यानी कि हमने क्या देखा, जब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर्स को यूज किया तो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ये क्या बताता है बेटा, एसिड और बेस, यानी कि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसको एसिड के अंदर मिलाया जाए तो इसका कलर सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इसको बेस के अंदर मिल जाए तो क्या बेटा, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये कैसा कलर है बेटा, पिंक। तो इसका मतलब है कि जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर होता है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स को वो क्या करेगा, उसका कलर सेम रहने देगा, चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस का कलर वो कैसा बना देगा बेटा, पिंक कलर में बना देगा। तो ये याद रखना है आपको इन द केस ऑफ फिनोल्फथैलीन। यानी कि फिनोल्फथैलीन की अगर बात करें तो एसिड्स में क्या होगा, एसिड्स में बेटा क्या होगा, नो चेंज, और बेस के अंदर पिंक। सेम एज कुछ और भी केमिकल सब्सटेंसेस है बेटा, जैसे आपके फिनोल्फथैलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ईओसिन है, जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये देखिए इस टाइप का मिथाइल ऑरेंज दिखता है आपको, ऐसा आपका फिनोल्फथैलीन है जो मार्केट्स में लैब्स में मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं बेटा। अब कुछ एसिड्स के साथ
रेड लिटमस में, ब्लू लिटमस में, फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज में क्या क्या चेंज होते हैं, मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में इसको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर लर्न करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं बेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके इसको एक टैबुलर फॉर्म में देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन बताया, चूँकि एसिड है बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। जबकि बेस में क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जबकि रेड लिटमस के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड्स है तो रेड कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। फिनोल्फथैलीन कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज क्या होगा बेटा, टर्न्स रेड। मिथाइल ऑरेंज का जब यूज करेंगे, चूँकि HCl क्या एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना बेटा, तो इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये केस याद रखना है। सेम एज अगर आप बात करें H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स। इस केस में क्या होगा, सेम थिंग्स, रेड लिटमस सॉल्यूशन यूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ब्लू क्या होगा, सेम ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन में कलरलेस और टर्न्स रेड, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या एसिड्स हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, सेम थिंग्स यहाँ भी होगा बेटा आपका, यानी कि मेनली ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इस तीनों में याद रखिएगा, रेड में से कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कलरलेस रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज क्या होगा बेटा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब हम अगर बात करें CH3COH की, ये क्या होता है बेटा, इसके अंदर नो चेंज, ब्लू, कलरलेस, टर्न्स। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे रेड में कन्वर्ट नहीं होता बेटा, ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज। तो यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, 3 तो रेड है, लेकिन इसने ऑरेंज में कन्वर्ट किया ना, तो हो सकता है एग्जाम्स में पूछ ले कि इसका कलर्स क्या होता है। सेम एज सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करिए, तो ये अब देखिए रेड, अब ये चूँकि बेस है, अब बेस है तो ये क्या करेगा बेटा, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, नो चेंज। यहाँ पे ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन है, बेस है, तो ये पिंक में कन्वर्ट करेगा, जबकि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, टर्न्स। तो ये एक्चुअली इसका कलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का येलोस टाइप का होता है, लगभग उसी टाइप पे कलर पर रहता है, टर्न्स येलो। तो ये किसके केस में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में। सेम एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में करेंगे, सेम एज, टर्न्स ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक एंड टर्न्स येलो। यहाँ पे भी कलर क्या हो जाएगा, येलोइश टाइप का ही होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बात करिए, सेम थिंग्स, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स सेम, एंड ये आपका क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेनली ये जो डेटा है, इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि जो एसिडिक है या और बाकी जो बेसिज है, इसे केस में एक बार अगर आप याद कर लेना एक टेबल्स को, तो लगभग को चेंज नहीं होता। बस यहाँ पे देखिए एक्सेप्शंस में इसको याद रखिएगा, यहाँ पे रेड में नहीं ऑरेंज में होता है, बाकी येलो में कन्वर्ट होता है। तो ये टेबल में 2-3 बार बस आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से। जैसे आपको ओनियन दिख रहा है, ये प्याज है बेटा, ठीक है। तो ये ओनियन के स्लाइसेज है, और हमको पता है कि ओनियन के स्लाइसेस का बेटा स्मेल काफ़ी तगड़ा होता है। एक्चुअली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर को कहते हैं जिसको हम लोग स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं, सूंघ कर आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ये फिगर्स में दिखाया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, तो एक्चुअली ओनियन का स्मेल आपको पता है कैसा होता है। इन दोनों ओनियंस को हमने ना 2 अलग अलग कंटेनर्स में लिक्विड में डीप किया है। तो ओनियन स्मेल गोज ऑफ, यहाँ पे देखिए ओनियन का जो स्मेल है बेटा ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इसका स्मेल क्या हो गया, गायब हो गया, नो स्मेल। ये स्मेल क्या है, चेंज हो गया, रिमोव्स क्लोज। तो इस केस में ये स्मेल हूबहू जैसा था वैसा मेंटेन्ड है, इसमें गायब हो गया। तो ये क्या बताता है कि ये बताता है बेटा कि ये एसिड है या बेस है। इसका मतलब कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपके ओनियंस हैं, तो वो एसिड्स के अंदर अपना टेस्ट चेंज नहीं करते हैं, सॉरी स्मेल चेंज नहीं करते हैं, लेकिन बेस के अंदर अपना स्मेल वो खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो यानी कि जो एसिड स्मेल है वो एसिड्स के अंदर आपका जो ओनियन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उसका स्मेल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन अगर बेस का यूज करें तो वो गोज ऑफ चेंज हो जाएगा। इसीलिए प्याज के टेस्ट को कम करने के लिए या कभी भी एसिडिक सब्सटेंस को काटने के लिए कहीं ना कहीं प्याज का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेस है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरीके से आप लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का भी यूज़ देख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये आपकी जब नोज बंद हो जाती है बेटा कभी कभी, तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ड्रॉप करके सूंघने में, ताकि आपकी नोज के एसिडिक पार्ट को रिमेन करा दें। तो इसके एग्जांपल्स आपके ओनियन है, जो हमने रिजल्ट देखा था क्या बेटा, ऑर्डर रिमेन्स एज इट इज एंड ऑर्डर गोज ऑफ।
जो प्याज का ऑर्डर है, जो स्मेल है वो सेम रहेगा, एसिड्स में बेस में बदल जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, द सर्टेन सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, लाइक एज ओनियन, लाइक एज क्लोव। ये लौंग, बेटा लौंग क्लोव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है जब हमारे दांतों में दर्द होती है, कीड़े लगते हैं, तो वहाँ पे क्लोव ऑयल का यूज किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है, ये भी स्मेल से इसका यूज करते हैं। ठीक है, वनीला, वनीले के जो सेंस है बेटा इसका भी यूज किया जाता है। आपके यूकलिप्टस है, नीलगिरी जिसको बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, सेम यहाँ पे सेम रहेगा कि ऑर्डर इसका एसिडिक में सेम रहेगा और बेस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर्स। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं डे बाय डे। किस चीज़ के लिए? एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन सभी से क्वेश्चंस रहेंगे। लास्टली हम बात करें बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अब देखिए इसका नाम ही यूनिवर्सल्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, जहाँ पे हम सारी चीज़ों की चलता करें, यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल्स है, जो सब के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, सबको एक्सप्लेन कर देता हो। तो कैसे करते हो? तो इसमें क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर ऑफ 7 इंडिकेटर्स इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कई सारे इंडिकेटर्स के मिक्सचर्स को मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा, इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक पीएच स्केल्स है। ये जो 7 की पीएच वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन, इस पर कोई चेंज नहीं होता। ये जो आपको इधर दिख रहा है ये अब कैलकलीज यानी कि बेसिक सॉल्यूशंस है। जो 8 होता है वो सबसे वीक बेस होता है। जैसे जैसे 9, 10, 11, 12 करेगा वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, यानी कि बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सेम है यहाँ पे जो 6 है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइट लो होता है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यानी कि जैसे जैसे इस साइड से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर कम हो रहा है 6, 2, 5, 4, 3, 2। तो जैसे जैसे कम होगा यानी कि 0, 1, 2 वाले ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और इधर आपके 13, 14, 12 वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। तो ये पीएच स्केल के द्वारा पता चलता है कि बेटा कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन है, और ये कहीं ना कहीं यूज किया जाता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट टेल ओनली अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस, बट वी कैन ऑल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस। इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल स्केल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं बताता है कि एसिडिक और बेस है, साथ में हम इस स्केल से ये भी रीड कर पाते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड्स है कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं पीएच स्केल की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। तो अभी हमने एक छोटा सा इंट्रो पार्ट देखा है कि कैसे एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टेस, और कैसे इंडिकेटर्स एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है। अब हम लोग आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, ये आपका एसिड्स का केमिकल डिफिनेशंस और मिनरल ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, यानी कि एसिड्स को और ब्रीफली हम लोग जानेंगे कि एसिड्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है केमिकली, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो एसिड्स की हम बात करें बेटा, तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का एग्जांपल दिया गया है। ऑब्वियसली क्या होता है, जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा तो दे आर ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स, H+ एंड Cl-। एक्वस सॉल्यूशंस में ये क्या होता है, H+ हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी कि ये 2 आयन्स में ब्रेक होता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है। कब? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, यानी कि ये आयन्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड्स है, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक एसिड्स बेटा जब ब्रेक डाउन होगा तो दे आर फॉर्मिंग ऑल्सो हाइड्रोजन आयन और SO4-2 निगेटिव आयन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन यहाँ पे क्रिएट करता है। तो सेम एज वैलेंसी, चूँकि सल्फेट जो होता है बेटा इसकी वैलेंसी होती है 2, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 हो जाएगी। तो दोनों केस में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों केस में बेटा कॉमन क्या है, ये H+ है, हाइड्रोजन आयन। यानी कि जो सब्सटेंस क्या बेटा, द सब्सटेंसेज व्हिच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन्स आर कॉल्ड एज एसिड्स। यानी कि जो एसिड्स को पहचानने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि जब उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, किसको, वो सब्सटेंस जो एसिडिक होगा, और अगर उसके अंदर में क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन्स, H+ आयन्स, तो उसको बोलते हैं बेटा एसिड्स। यानी कि यहाँ पे एसिड्स की पहचान कौन बता रहा है बेटा, H+ आयन्स, या ऑब्वियसली यहाँ पे हम हाइड्रोनियम आयन की आगे चर्चा करेंगे।
तो H+ आयंस को देख कर हम ये बता सकते हैं कि बेटा सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं। सेम है अगर बेस की बात करें तो देखिए बेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए Mg2+ और एक यहाँ पे बेटा OH- आयंस, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन OH- आयन। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करिए, सेम थिंग्स K+ OH- है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, दोनों में कॉमन आ रहा है आपका OH-, यानी कि यहाँ पे जो OH- आयंस है ना वो ब्रेकआउट हो रहा है, ये कॉमन है। वहाँ पे H+ था, यहाँ पे क्या है OH-। तो यहाँ पे OH- आयन क्या बता रहा है, यानी कि वो सब्सटेंस जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होने पे क्या दे बेटा, OH- आयन दे। क्या दे, OH- आयन दे। तो आप क्या बोलोगे कि वो सब्सटेंस कैसा होगा, बेसिक्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग H+ हाइड्रोजन आयन का और यहाँ पे OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन को देख के हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सबका एसिड है या बेस है। ऑब्वियसली जिसमें जितना H+ आयंस ब्रेक डाउन होगा, जब वो ब्रेक डाउन होने के बाद जितना H+ आयंस रिलीज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सेम है OH- आयन जितना ब्रेक डाउन होगा उसके अंदर जितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्गनेस और बेसनेस की पहचान भी यही है, H+ और OH- आयन के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक एसिड्स की। एक्चुअली एसिड्स को हम लोग ना कई सारे पार्ट्स में टाइप कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे एसिड्स को हम लोग बांट सकते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो जब स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करिए तो उसका एक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है। जैसे आप लोग फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे नेचुरल प्लांट्स, बर्ड्स, एलिफेंट। तो द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। वो एसिड्स जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑब्वियसली चूँकि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो ये आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल से पाए जाते हैं, ये वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो ऑर्गेनिक एसिड्स, यहाँ पे एसिड्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, ऑर्गेनिक और मिनरल्स। ये हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेशन, उनके सोर्सेज के आधार पर। अगर हम डिवाइड करें ना एसिड्स को, तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्वियसली वो जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल है बेटा, लाइक साइट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, टार्टरिक एसिड्स, ऑक्जेलिक एसिड्स। जो हमने स्टार्टर में ही देखा था, जो आपके फ्रूट से मिलते हैं, ज़्यादातर कैसे मिलते हैं, साइट्रिक फ्रूट से, आपकी इमली से, पिगमेंट से। तो ये आपके सारे एसिड्स क्या है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये स्ट्रेंथ के आधार पे कैसे होंगे, वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो है, ठीक है, आपका टैरामिंड है, इमली जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका ऑरेंज है, संतरा जिसको बोलते हैं बेटा, ग्रेप्स है, लेमन है। तो ये सारे जितने भी हैं बेटा, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, जो हमें कहीं ना कहीं प्लांट्स के सोर्सेज से फाइंड आउट हो रहे हैं। ओके, अब हम दूसरी बात करें तो मिनरल एसिड्स। देखो इसका नाम मिनरल क्या है, बिकॉज द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। इसका नाम ही मिनरल है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो मिनरल सब्सटेंसेज है, मिनरल्स कहाँ मिलता है, अर्थ के अंदर। तो जब मिनरल्स को मिला के बनाया जाता होगा उन एसिड्स को बोलते हैं बेटा मिनरल एसिड्स। ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करो तो जो मिनरल्स एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये मिनरल्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स है बेटा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। बात करें तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रिक एसिड्स। ये तीन जो होते हैं बेटा, ये तीन ऐसे भी हमेशा याद रखना है, ये एक तरह से समझ लो ना, तीनों एसिड्स के राजा होते हैं, किंग ऑफ एसिड्स है। उनके स्ट्रॉन्गनेस के आधार पे काफ़ी यूज्ड होता है। दैट्स कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो तीनों मिनरल एसिड काफ़ी डेंजरस होते हैं कॉन्सेंट्रेशंस के फॉर्म में, इसीलिए जनरली बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बना के रखते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डाइल्यूट बना के रखते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, डाइल्यूट क्या है, मैं सारे आपको कवर समझाता हूँ अभी। ठीक है, इनको ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसीलिए अगला क्लासिफिकेशंस मैं आपको करके देता हूँ बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथनेस। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग्स है, अभी हमने देखा उसके सोर्सेज के आधार पे, सोर्स के आधार पे हमने दो पार्ट था, कौन सा, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने OH- और H+ आयंस के आधार पे बांटा, सेम एज उसी के आधार पे, यानी कि H+, ये तो हमने जो लास्ट डिवाइडेशन देखा था वो देखा था बेटा उसके सोर्सेज के आधार पे, यानी कि कौन प्लांट से मिलता है, कौन एनिमल से मिलता है, और कौन आपका सिंथेटिकली बनाया जाता है मिनरल्स के टर्म्स में। यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द H+ एंड OH- आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। तो बेटा द एसिड्स
which give more number of hydrogen ions in aqueous solutions are called strong acids। यानी कि अगर कोई एसिड्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होने पे पूरी तरीके से क्या होता हो, ब्रेक डाउन होता हो, उसके मॉलिक्यूल्स अगर पूरी तरीके से टूटते होंगे तो जितना अच्छे से टूटेगा क्या होगा बेटा, अगर पूरी तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो उतना ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो बेटा इतना स्ट्रॉन्ग होगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि दोज हैव मोर नंबर ऑफ H+ आयंस वे आर कॉल्ड दैट द सॉल्यूशंस आर इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस होगा ना वो उतना ज़्यादा बेटा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखिए जो अभी मैंने 3 बात किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स के, ये तीनों तो बिल्कुल याद रखना ही है, दिमाग में बैठा के रख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और तीनों में ज़्यादा H+ आयंस पाया जाता है, इसलिए इसके इतने यूज होते हैं। ठीक है, जैसे HCl को ब्रेक किया हमने तो बेटा क्या बनाया, H+ आयन एंड Cl- आयन, इसे जस्ट भी हमने देखा था। ठीक है, जितने मिनरल्स एसिड होते हैं बेटा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सिर्फ एक कार्बोनिक एसिड को आपको याद रखना है। अब देखिए इसको याद रखने का मतलब ये भी आपको क्वेश्चंस में रखना है, कार्बोनिक एसिड्स आपके वीक एसिड्स के अंदर आते हैं जबकि ये मिनरल एसिड होता है। यानी कि कार्बोनिक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मिनरल एसिड है जो मिनरल होते हुए भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो क्या नाम बेटा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जनरली मिनरल्स ही है, लेकिन ये क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके मिनरल एसिड्स हैं ना वो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, सेम है अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक, ऑब्वियसली वीक का मतलब क्या है, कमज़ोर, जैसा आपको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है। तो वो एसिड्स जिसके अंदर बेटा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते होंगे उसको बोलेंगे वीक एसिड्स। यानी कि एक तरह से इनके अंदर जो ब्रेक डाउन होगा वो पार्शियल होगा, पूरी तरीके से इसके ना मॉलिक्यूल्स टूट नहीं पाते, ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, और जब ब्रेक नहीं होंगे तो H+ आयंस कम निकलेगा, और जितने इसके अंदर H+ आयंस कम होंगे उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड्स। यानी कि वो एसिड्स जिसके अंदर H+ आयन तो है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, कम है, तो दोज आर वीक इन नेचर। लाइक जितने भी आपके साइट्रस फ्रूट्स होते हैं बेटा, लाइक जैसे आपका ये CH3COH है, मिथेनोइक एसिड्स बोलते हैं इसको, है ना। जब इसके ब्रेक होगा तो क्या होगा बेटा, देखो H+ एंड CH3OH-, तो इसके अंदर बेटा क्या है, H+ आयंस बहुत ही कम होता है, और जनरली जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ना आपके वीक एसिड्स के अंदर आ जाते हैं। आपके जितने भी लाइक डाइल्यूट्स, द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, और ऑब्वियसली ये वीक है और इसको अगर डाइल्यूट कर दीजिए, जैसे नींबू है थोड़ा सा खट्टा लगता है, इसको पानी में मिला दीजिए और हल्का हो जाता है। आपके जितने भी आप फ्रूट्स ले, तो अगर ये डेंजरस होता तो हम लोग खा पाते क्या, नहीं, ऑब्वियसली इसको टेस्ट नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, तो ये हमारे डेंजरस नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी इसके अंदर H+ आयंस होता तो लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये इतने हमारे लिए डेंजरस भी नहीं। तो ये हमने क्या देखा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। ओके, अब अगर आप एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करिए तो देखिए हमने क्या क्या देखा बेटा, एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सॉर। इसके अलावा एसिड्स क्या करता है बेटा, रन ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स ने क्या किया, ब्लू लिटमस से कन्वर्ट कर दिया रेड को, जब हम लोग लिटमस का यूज़ करेंगे, जैसे हमने देखा था, सेम वही चीज़ है आपके। इसके अलावा हमने क्या देखा बेटा, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने अगर स्टडी किया होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या होती है, ड्यू टू द आयंस, और जब इसके अंदर फ्री आयंस होते हैं तो इसके अंदर कई सारे फ्री आयंस होते हैं, चूँकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फ्री आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं, H+ आयंस यहाँ पर फ्री आयंस ही है, तो अब इसलिए ये सॉल्यूशंस कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर, तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट करता है, आपने ऑलरेडी ये चैप्टर्स में आगे करोगे, तो वो क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है रिएक्टिविटी होने के कारण। जैसे एक मेटल है प्लस एसिड्स है तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शंस हम लोग आगे भी करेंगे। लाइक कोई भी एक मेटल ले लीजिए, कॉपर है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइए तो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना। रिएक्शन याद है, Cu कि अगर आप लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा बेटा, CuSO4 प्लस दे आर रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये क्या सॉल्ट होता है और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, तो ये भी एसिड्स के अंदर आता है, ये भी एसिड्स के अंदर प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट लाइक यहाँ पे देखिए जिंक है, एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराती है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट।
और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो दिस इज अदर एग्जाम्पल। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट अस थिंक सम रिएक्शंस हियर। इसका एक सेटअप मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कि स्टैंड में एक वायरिंग ट्यूब है, ये ग्लास का बना होता है, ठीक है। इससे इसको लगाया गया है। यहाँ पे एक ट्रफ है, एक कंटेनर होता है बेटा, इसके अंदर हमने डाला एक सोप सोल्यूशन। ये कौन सा बेटा? सोप सोल्यूशन है। एक स्टैंड से एक वायरिंग ट्यूब को लगाया गया, यहाँ पे एक ट्रफ है जिसके अंदर सोप सोल्यूशन डाला गया है। इसके अंदर बेटा ये जिंक के ग्रैनुअल्स हैं, ठीक है। क्या है? जिंक ग्रैनुअल्स है। हमने इसके अंदर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यानी कि जिंक के अंदर हमने क्या डाला बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहा हूँ डाइल्यूट, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो और इसको कॉर्क से बंद कर दिया। देखिए ये रबर कॉर्क है। तो कुछ देर बाद ये धीरे धीरे रिएक्शंस करेगा। हमने यहाँ पे एक पाइपलाइन है जो डायरेक्टली इस सॉल्यूशंस के अंदर इंजेक्ट कराया है। यहाँ से देखिए ये पाइपलाइन है जिसमें कनेक्ट है ताकि एयर बाहर निकले तो सीधा गैस यहाँ पे पहुँचे। तो व्हाट यू सी, देखिए ये गैस डिलीवरी तक था। जब जैसे ही जिंक के अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, दे आर रिएक्टिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गैस। अब ये गैस यहाँ से निकल के ऑब्वियसली कलेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे आएगा, अगर हम एक बर्निंग कैंडल यहाँ पे लेके जाएंगे तो देखें क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे जो सोप बबल है दे आर फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसके पास फ्लेम लेकर आते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ पॉप। तो यहाँ पे हम लोग ये इस एक्टिविटी से ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा होगा, चूँकि हमें ये तो पता है कि गैस निकल रहा था, लेकिन हाइड्रोजन गैस है नहीं पता। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? इस पॉप साउंड के हेल्प से। तो ये आपका एक सेटअप है। इस सेटअप को एज ए एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस आता है कि बताइए कैसे आप बताएंगे एक एक्टिविटी से कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली कैन डू दिस टाइप ऑफ सेटअप इन द एग्जामिनेशंस। इस टाइप के सेटअप से हम बता सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए बेटा। तो एसिड्स हमने क्या बोला, वहाँ पे मेटल के साथ था। जब इस बेटा इसको कार्बोनेट के साथ यानी कि रिएक्ट कराते हैं तो दे आर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड्स। और यहाँ पे क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कैसे? लेट अस सी एग्जांपल्स। देखिए मेटल कार्बोनेट्स है, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा क्या बेटा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे बना था हाइड्रोजन गैस, यहाँ रिलीज करेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक रिएक्शन कवर करते हैं। अब अच्छा पहले एक देख लीजिए, अगर ये जो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेटा, जब इसको हाइड्रोजन के साथ या मेटल हाइड्रो कार्बोनेट हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं एक साथ, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सेम अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो फॉर्म सेम सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों ये तीनों सेम है। ताकि डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब बस वाटर के साथ होता है, ये सिंपली सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वाटर के साथ होता है, हाइड्रो फॉर्म में होता है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है। तो ये क्या होगा बेटा? दे आर फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दे आर फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऑब्वियसली यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल आएगा बेटा? मेटल कार्बोनेट के अंदर में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए सोडियम, तो बैलेंस अगर आप करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए आप जितने भी रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आप क्लास 10th में आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो बैलेंसिंग आपका पार्ट है। हालांकि मैं यहाँ पे बैलेंसिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस खुद से रखनी चाहिए कि रिएक्शंस आपको बैलेंस है कि नहीं है। एग्जामिनेशन में आप जो भी कवर करेंगे इन द बैलेंसिंग फॉर्म कवर करेंगे, ठीक। तो ये बैलेंसिंग आप लोग करते रहिएगा बेटा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बेटा हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कराएगा, यहाँ पे कौन रिएक्शन कर रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो दे आर फॉर्मिंग अगेन व्हाट? दे आर फॉर्मिंग सेम प्रोडक्ट। देखिए सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे भी NaSCO3 प्रोडक्ट दोनों में सेम मिला, तो ये भी आपका कॉमन सॉल्ट ही होता है। तो ये दोनों केस में बेटा क्या बनाएंगे? एक सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये याद रखिएगा कब? जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा उस केस में। इसका मतलब है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स,
इवरेसेंस द रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल्स, यानी कि ये जो CO2 गैस निकलता है बेटा वो किस, ये एक ना बबल्स के फॉर्म में निकलता है जो लिक्विड्स फॉर्म में हो, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, एक बबल्स के फॉर्म में मिलता है, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे कि फॉर्म्स ऑफ ब्रिक्स इवरेसेंस एज अ बबल्स फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में यहाँ पे फाइंड आउट होगा ये, इसलिए वहाँ पे सोप सॉल्यूशन यूज़ किया गया था, जो लास्ट एक्टिविटी हमने देखी थी अभी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जब एक्सेस हो, और हमको पता है कि जब इसको हम लाइम वाटर में यूज करते हैं तो बेटा क्या करता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट डिजॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोलुबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द सॉल्यूशंस बिकम्स क्लियर अगेन। यहाँ पे देखिए एक लाइम वाटर है, इसके अंदर जब CO2 गैस यूज किया, इसका कलर क्या हो गया बेटा, बिल्कुल दूधिया, मिल्की। CO2 की प्रॉपर्टी होती है जब इसके अंदर लाइम वाटर, चूना पानी जिसको बोलते हो, है ना, उसके अंदर अगर यूज किया जाए तो उसका कलर वो क्या कर देगा, बिल्कुल मिल्की कर देता है, वाइटिश कर देता है। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। चूना पत्थर में एग्जाम्पल्स में आप लोग देखोगे, लंबे टाइम अगर इसको छोड़ दीजिएगा ये फिर से आपको देखिए सिंपल सेम एज बनाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मिल्की याद रखिए। अगर रिएक्शंस देखिए, ये रिएक्शंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब क्या रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दे आर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा ये बेटा, क्या बनाएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, दे आर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैसा होता है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट अभी से याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब CO2 यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, तो दे आर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल वाइटिश होता है, मिल्की कलर का, और साथ में वाटर रिलीज करेगा। अब देखिए, अगर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस पे के अगर CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा, वाटर तो था ही, यानी कि इसके अंदर अगर हम फिर से CO2 गैस यूज करें तो बेटा दे आर क्या होगा, दे आर चेंजिंग इन द व्हाट, CaSO3 का होल टू, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो वाटर के अंदर सोलूबल हो जाता है। यानी कि ये जो आपको प्रोडक्ट मिला था, इसके अंदर अगर वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करो तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो वाटर के अंदर होता है सोलूबल, यानी कि वाटर के अंदर सोलूबल मिलाने के लिए इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने आज के पार्ट में यहाँ तक देखा है किस तरीके से एसिड्स के अंदर मेटल से रिएक्शंस होता है, कैसे एसिड्स आपके केमिकल्स बेसिस पर रिएक्शंस करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहाँ बात हो रही है, तो जब एसिड्स बेटा बेस के साथ रिएक्ट करें, हमने वहाँ मेटल से देखा था, अब अगर बेस या अल्कली सोल्यूशन से बनाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट देखो फिर से सेम मिलेगा, क्या, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन ये एग्जाम्पल्स किसका होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के चार्ज हमेशा बैलेंस होते हैं, और जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के चार्ज बैलेंस हो जाएगा तो दोनों को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशंस, या उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस। और उस टाइप के रिएक्शंस क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करें तो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ पे देखिए एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो देखिए क्या बनाएगा बेटा, ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज करेगा। ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दे आर फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड दे आर फॉर्मिंग वाटर। सेम अगर आप लोग बात करिए मेटल ऑक्साइड से तो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे देखिए अब बार बार प्रोडक्ट सॉल्ट मिलने का मतलब देखिए सॉल्ट एक कई सारी फैमिली होती है, आपकी क्लोराइड फैमिली होती है, आपकी नाइट्रेट फैमिली होती है, सल्फेट फैमिली होती है, सारे आपकी सॉल्ट फैमिली ही होती है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इतने सारे सॉल्ट क्यों बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, हेंस मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। अब उसका नेचर क्या होता है बेटा, कि वो नेचर्स में होते हैं बेसिक्स। कौन, जो आपके मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जो मेटल्स को अगर जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बेटा ऑब्वियसली ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है, तो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। और उसका नेचर अगर टेस्ट किया जाए तो कैसा होगा, बेसिक्स। और नेचर कैसे टेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली लिटमस सॉल्यूशंस का या पेपर का यूज करके। एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी सॉलिड्स प्रोडक्ट के ऊपर लिटमस पेपर यूज नहीं करता, वो जब भी यूज होगा लिक्विड फॉर्म में करेगा। तो अगर आपके सॉलिड कोई आपके पास सब्सटेंस है, प्रोडक्ट्स है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको एक्वस बनाएंगे और उसके बाद उस पर इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, तब आपको वो रिजल्ट देगा। लाइक मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स, दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपका कॉपर ऑक्साइड्स है। कॉपर ऑक्साइड्स कैसे बनता है, जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
और जब कॉपर ऑक्साइड्स पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाया बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या बनाया, सॉरी, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनाएगा, है ना। दे आर फॉर्मिंग कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। व्हेन कॉपर ऑक्साइड्स इज रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दे आर फॉर्मिंग कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर H2। तो ये एग्जाम्पल क्या याद रखना है, जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा कौन, एसिड्स, और वो बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे बैलेंसिंग्स देखिए, क्या ये बैलेंस है बेटा, ऑब्वियसली ये बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत, H2 यहाँ पे 2 है तो इसको बस 2HCl हो जाएगा। क्लोरीन है तो यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, कोरोसिव्स। ऑब्वियसली एसिड्स नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है ज्वलनशील, जो जला सकते हैं। जैसे आपके जो मिनरल एसिड्स है बेटा, वो बर्न्स क्रिएट कर सकते हैं आपके स्किन पे, अटैक पे, एंड लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क, सो दे आर सॉट टू बी कोरोसिव। देखिए यहाँ पे जैसे आपने अभी सुना होगा एसिड रेन के बारे में, नेट्स पे कई सारे फिगर्स आपके वायरल्स हुए थे, जिसके अंदर आपके पॉन्ड्स में, चूँकि जो बारिश का पानी आता है ऑब्वियसली बेटा एक जगह तो रुकता नहीं है, वो आपके समुद्र में जाता है, आपके रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, जहाँ बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। जब एसिड्स रेन, चूँकि जो बारिश होती है वो नेचर्स में होता है, हमारे नेचर्स में ड्यू टू द सम गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO गैसेज, उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स उनके साथ नीचे आएगा, वो अपने साथ उस एसिड्स की मात्रा को भी ले आता है, इसलिए वो उसमें एसिडिक की सब्सटेंस वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और वो हो जाता है एसिडिक। जब वो वाटर जाएगा पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो ऑब्वियसली उसका भी नेचर भी एसिडिक कर देगा, जिसको एक्वेटिक प्लांट्स बर्दाश्त नहीं कर पाता या एक्वेटिक एनिमल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर वो हमारे ऊपर पड़ेगा तो बर्न क्रिएट कर सकता है, बिल्डिंग्स पड़ेगा तो बिल्डिंग्स की शाइनिंग खत्म कर देता है, उसके कलर्स को खत्म कर देता है। तो ये बेटा इसीलिए इसको बोलते हैं कि दे आर कोरोसिव इन नेचर, है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। तो हमने ये कुछ प्रॉपर्टी देखी थी जिसको आप लोग लर्न करेंगे, जो एक साथ हमने दिखाया था कि एसिड सोर टेस्ट है, लिटमस को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट कराए तो हाइड्रोजन गैस क्रिएट करेगा बेटा, मेटल कार्बोनेट से करे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एसिड्स जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर, और मेटल ऑक्साइड के पास सॉल्ट एंड वाटर, और साथ में नेचर में होता है कोरोसिव्स। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है किसके केस में, एसिड के केस में, ठीक है, कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये एक साथ आपके लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर कवर करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोनियम आयंस की। उससे पहले बेटा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बार बार यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था हमारा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे है प्योरिटी से। जैसे कोई एसिड्स हो, अगर उसके अंदर सिर्फ एसिड्स हो, वाटर ना के बराबर हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि प्योर फॉर्म में एक तरह से समझ लीजिए, उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, नाइट्रिक एसिड्स है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिनरल्स होते हैं, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता हमारे लैब्स में या हमारे यूज के लिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर मिस्टेक हो गया ना, काफ़ी सेवर बर्न्स क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको डाइल्यूट बनाते हैं। तो डाइल्यूट बनाते कैसे हैं, इसके अंदर वाटर मिला के। तो याद रखिएगा, कभी भी डाइल्यूट बनाने का मतलब क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग कम करते हैं। ऐसा नहीं कि डाइल्यूट वाटर मिलाने से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अगर मान लो एसिड्स की प्रॉपर्टी बदल जाएगी तो फिर उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। हम यहाँ पे प्रोडक्टिव नहीं कम कर रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं। यानी कि डाइल्यूट इसलिए नहीं बनाते हैं कि उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, बस हम उसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं। रिएक्टिविटी कम इसलिए करते हैं ताकि लैब्स में हमारे लिए बहुत डेंजरस ना हो। ये वर्क वही करेगा बट रिएक्टिव कम होगा, इसीलिए इसको बनाते हैं डाइल्यूट। और मिलाते किससे हैं, वाटर। वाई वाटर, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। एक चीज़ और याद रखिए, जब हम इसको डाइल्यूट बनाते हैं तो बेटा हमेशा डाइल्यूट बनाने के लिए ना वाटर में एसिड्स को मिलाएंगे, एसिड्स के अंदर वाटर मिलाएंगे। तो याद रखिएगा हमेशा एसिड्स के अंदर वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। एसिड्स के अंदर वाटर मिक्स करेंगे, वाटर के अंदर एसिड्स मिक्स नहीं करेंगे। या एसिड्स के अंदर करेंगे बेटा, वाटर के अंदर करेंगे, बात तो बराबर होती होगी ना, क्योंकि मिलना तो दोनों एक ही है। ऑब्वियसली नॉट बेटा। देखिए एक्चुअली अगर सोचिए, एज्यूम करिए इसके अंदर पूरा एसिड्स भरा हुआ है, हम यहाँ पे वाटर डालेंगे, तो वाटर कभी भी डालेंगे तो बेटा बूंद में जाएगा ना, ये बूंद में ड्रॉ होएगा। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एक जग पानी डालेंगे उसके अंदर चला गया। तो चूँकि
वाटर के अंदर भी होता है हाइड्रोजन आयंस जो अपने आप में रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही उस एसिड्स के अंदर जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन आयन मिला तो वो बर्स्ट कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी क्या करते हैं बेटा, एसिड्स के अंदर वाटर को नहीं मिलाना है। किस में मिलाना है? वाटर के अंदर एसिड मिलाना है, क्योंकि एसिड्स वाटर के अंदर एसिड्स थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो वो रिएक्ट करना भी चाहेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, है ना। कितना भी उड़ेगा कूदेगा रह जाएगा वहाँ पे। तो हमेशा डाइल्यूट तो बनाना, लेकिन बात बराबर नहीं है। क्या करेंगे बेटा, वाटर के अंदर एसिड को मिलाएंगे, एसिड के अंदर वाटर को नहीं मिलाना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं भी पूछे तो अपने सावधानी के लिए, प्रिकॉशंस के लिए इसको याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने हमने एसिड्स के बारे में देखा है। हम लोग अगले क्लास में हाइड्रोनियम आयंस, बेसिस और कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अच्छे से इसको स्टडी करिए। रिएक्शंस चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के बच्चे अच्छे से स्टडी करते रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपकी स्टडी भी अच्छी रहेगी। फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।